हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को कल के होने वाले सोशल साइंस के एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को देना और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करो। देखो, इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को अगर एग्जामिनेशंस में कोई भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो उसको कैसे बनाना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो भी कैसे करोगे, ये सारे के आप लोग को टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है याद करने में। हो सकता है अभी तक आपकी सही से सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाई होगी, मतलब अच्छे से आप रिवाइज़ भी नहीं कर पाए होंगे। तो कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इसको बस अच्छे से समझ लो। आपकी तैयारी नहीं हो पाई है फिर भी आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। देखो, एमसीक्यूज़ बनाने के सबसे पहले आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे टोटल 20 रहेंगे, इसमें से कोई भी आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ अच्छा किया गया है, चलो असर्शन रीजन में क्वेश्चन नहीं आएगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चांस कम है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, फिर भी एक बार देखना होगा, देख सकते हो। देखो, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना। पहली चीज़ तो ये कि अगर ऑप्शन में कहीं पर भी ऑल ऑफ द एबव आता है, ठीक है, एकदम साइंटिफिक चीज़ है, जो लगभग आपके आंसर्स 95% चांस है कि इसका आंसर्स यही होगा। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज रहेगा तो ऑप्शन में वही टिक करके आ जाना, ऑल ऑफ दीज वाला। 95% चांस रहता है कि आंसर्स वही रहता है, बहुत लेस चांस रहेगा कि वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात एकदम दिमाग में समझ लेना कि अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल रहा है या फिर कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो अगर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें मिल जाता है तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक करके आ जाएंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि अगर ऑप्शन में, जैसे लास्ट वाला ही ऑप्शन में अक्सर ये सब चीज़ हम देखने को मिलता है हमें, कि अगर नन ऑफ दिस देखने को मिला तो नन ऑफ दिस कभी भी आंसर में नहीं होता है। तो नन ऑफ दिस को कभी टिक मत करना। ए बी सी, सर इसमें से हम कौन सा टिक करेंगे? तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है कि या तो बी या तो सी आपका आंसर होगा। ए का भी बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपका ए का आंसर सही होगा। तो कभी भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है तो आंसर अगर बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो फिर ए को कभी टिक मत करना। आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए होगा तो कर लेना। ऐसा नहीं कि आंसर ए है और फिर नहीं कर रहे हैं, वैसा भी मत कर लेना। बट अगर ऑप्शन मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन हमें एकदम नहीं आ रहा है, तो ए पे कभी टिक मत करना। आप बी पे कर सकते हो, सी पे कर सकते हो, डी पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर डी में अगर नन ऑफ दिस आ गया तो डी पर भी नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ साइंटिफिक बातें हैं जो अक्सर ऐसा देखा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आप लोग दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आपके पूछे जाएंगे। जैसे इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ से ऑप्शन चुनना है किसमें से कौन सा सही है। अब देखो, इन ऑप्शंस को भी लेके आप इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे मैं अभी आपको इसका भी तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे तो इसमें 1 और 2 करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। इसमें भी 1 और 3 करेक्ट बोल रहा है, तो 1 1 यहाँ से कॉमन मिल रहा है। ऑप्शंस में ना कॉमन देखना, जैसे इसमें कॉमन मिल गया। अब जैसे यहाँ पे 2 दे दिया है, कॉमन नहीं मिला, 1 अगर मिल जाता तो इसको ले लेते, बट ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कॉमन आंसर्स नहीं मिलते हैं वो ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखो, इसमें भी 1 आ गया तो ये मिल गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप किसी एक पे आपको टिक करना है। एक चीज़ और ये भी याद रखना कि इस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है, इस तरह वाले, ठीक है, तो इसमें हाई चांसेस रहता है कि आपका जो सबसे नीचे वाला जो भी आंसर रहेगा वो सही होगा, या तो सी वाला सही रहता है। हालांकि सी में तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा है 1,
ठीक है, तो सी तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो आपका डी ही ऑप्शन इस तरह से बन जाएगा। और सही में देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर डी सही है, बिल्कुल आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग समझ लेना कॉमन वाला। आगे और भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसमें हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें जो भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, डायरेक्ट हमें ऑप्शंस मिला है। इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आप लोग ए पे टिक मत करना, ठीक है। आएगा तो कर लेना, जैसे मैं बार बार इससे पहले भी बोला मैंने, आएगा तो कर लेना, बट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी आंसर, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ए पे टिक मत करना। बाकी आप यहाँ में से बी और सी में हाई चांसेस रखना, दोनों में से कोई एक टिक करने का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यही वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें जो राइट आंसर आपका आ रहा है ये ऑप्शन बी आ रहा है, लॉर्ड बायरन। ठीक है, ये हम लोग पढ़े भी थे हिस्ट्री में ना कि लॉर्ड बायरन एक फेमस इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने पहले फंड ऑर्गेनाइज्ड किया, फिर बाद में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट भी किए थे। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो हमें ऐसे ही पता लगाने हैं और सही भी होता है, ठीक है, ये सही भी होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, डैश ऑफ 32 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। देखो जैसे अभी हमने आप लोग को जो ट्रिक बताया कि ए बी सी डी इसमें से कोई भी आपको एक ट्रिक करना है, तो आपको जैसे अभी हमने कहा कि ए पे नहीं करो, डी पे भी चांस कम ही रखना, ठीक है। ज़्यादातर हाई चांस रहता है या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो अभी आपको जो इसमें सही लगेगा उसको आप टिक कर सकते हो। हालांकि इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जो कन्फ्यूज़न होगा दो में से होगा, दोनों में से आपको कोई भी एक कर सकते हो, बट ए और डी चांसेस बहुत कम रहते हैं आंसर्स आने के। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे ये जो 6 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, फिर से वही है, स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वही हम देखो, हमें बिल्कुल मान के चलो एकदम नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब ऑप्शंस में हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। स्टार्टिंग में अगर देखो तो 3 1 4 2 भाई कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। आए का देखते हैं, अभी देखो यहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिलेगा, ये 1 है 1 है 1 है, चलो एक तो कॉमन मिल गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला। ठीक है, अब आपके पास 3 ही ऑप्शन है कि या तो ए होगा या तो सी होगा या फिर डी होगा, यही तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और अभी हमने ऊपर में क्या कहा आपसे कि अगर डी वाला आ रहा है, ठीक है, अगर डी वाला इस तरह क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको डी ऑप्शन पे टिक करके आना है। देखो डी पे टिक करके आ जाना, आपका ये सही हो जाएगा। मतलब एक लॉजिक होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें समझ के गए हो तो नहीं आएगा तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और इसका मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन पे कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, इस तरह के भी जो क्वेश्चंस हैं देखो इसको मिला के हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये विक्टर इमैनुअल 2 है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये सॉरी बी वाला होगा ना, विक्टर इमैनुअल 2 का ये सॉरी यहाँ पे विक्टर इमैनुअल 2 का किंगडम ऑफ इटली होगा। इसके बाद नॉर्थ जर्मन फेडरेशन का ये आपका प्रूसिया होगा। गिउसेप्पे मैज़नी ये क्या होगा, यंग इटली। और स्लैव नेशनलिज्म ये हैब्सबर्ग एंड ओटोमन। अब देखो ये सही ऑप्शन आ रहा है, बट देख लो थोड़ा सा हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कुछ कॉमन है। तो देखो यहाँ डी है, ए है, सी है, बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ बी ए, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आगे और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो वही सी और डी में कहीं कन्फ्यूजन लगेगा तो लास्ट मार के आ जाना, डी वाला आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अभी हमने जो मिलाया था ना, आप यहाँ पे देख लो, 1 का आया था ये बी, 1 का बी सही है। ठीक है, इसका ए, 2 का ए, 3 का डी, देखो 3 का डी, और 4 का सी। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। मतलब हाई चांसेस आप रख सकते हो कि जो आंसर्स आपका मिलेगा वो डी नंबर मिलेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम आप लोग से मतलब आपसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कैसे ऑप्शंस पे टिक करना है। ठीक है, ये रूल्स याद रखना और इसके द्वारा अपने क्वेश्चंस को बना के देखना। नहीं आएगा तो भाई देखो हमारे पास लास्ट ऑप्शन कुछ है भी नहीं, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब देखो जो लॉन्ग शॉर्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे करना है।
हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन याद करके गया हुआ हो बट एग्जामिनेशंस में नहीं आया है। एक टर्म याद रखना, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या होता है इसको याद करके चलो जाना। अब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन के साथ उसको लिख कर आ जाना। मतलब कहने क्या मतलब हो गया, मान के चलो कि कोई एक क्वेश्चन, कोई एक टॉपिक है जो आपने पढ़ के गया हुआ हो बट आपके एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन या फिर वो नहीं आया, बट उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन सेम टू सेम मिलता है तो वो उसके आंसर्स को आप उसमें लिख के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और कोशिश करना कि आंसर्स को टू द पॉइंट लिखने का। और अगर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि हम लिखेंगे कैसे, हमें लिखना नहीं आ रहा है, लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि कॉपी को कभी भी खाली छोड़ के मत आना, क्योंकि उसमें आपको नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। और कोशिश करना कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेने के बाद इसी को बना लेना, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आई थिंक 4 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन चारों क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 मार्क्स में अगर आपका इसमें से 12 नंबर या 15 नंबर भी आ जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ से यहीं से पास कर जाओगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करके आना, गलत सही जो आएगा बस लिख के आना। क्योंकि एसएसटी में भाई देखो मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, एसएसटी में मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, तो इस बात को याद में रखना। और क्वेश्चंस को छोड़ना मत, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करना। अगर समय देखोगे कि हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो थोड़ा सा फास्ट लिखने का कोशिश करना। सर कितना कितना लाइन, कितना कितना पेजेस का लिखे। देखो जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट इसमें 8 से 10 लाइन ज़रूर लिखना। जैसे जो 3 नंबर के आएंगे तो इसको एटलीस्ट 5 से 6 लाइन लिखना। जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेंगे तो इसको आप 1 लाइन में भी या 2 लाइन में या फिर 3 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे इसको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसके डबल करके करना, ठीक है। जैसे 3 नंबर का है तो 6 लाइन लिखे, 5 नंबर का है तो 8 से 10 लाइन लिखें, ठीक है। और कोशिश करना कि टू द पॉइंट आंसर लिखने का, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना। तो चलो फिर से आप सभी को एग्जामिनेशंस के बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फिर से अपने एग्जामिनेशंस को दो और अच्छा मार्क्स लाओ। और अगर किसी भी तरह का कोई भी स्टडी मटेरियल्स अभी भी चाहिए होगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हमारी तैयारी इस चीज़ से अभी नहीं हो पाई है, कमेंट करना। मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँ, आपके कमेंट बॉक्स के देखने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है। तो चलो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे हम लोग मैथमेटिक्स और हिंदी का भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।